तुम जो वीडियो देख रहे थे, उसमें लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं, इंसान होती हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन भी लड़की है। ध्यान रखना, जिससे प्रेम करो, जिससे शादी करो, वैसा ही सलूक करना जो चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ भी हो। ये होती है बाप की जिम्मेदारी, ये होती है माँ की जिम्मेदारी कि जब बच्चे उस रास्ते पर जाएं तो उनको थोड़ा समझाए कि क्या करने की जरूरत है। इस दौर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रग्स इतने आसानी से उपलब्ध हैं जो किसी और दौर में उपलब्ध नहीं थे। कंपटीशन जितना कभी नहीं था उतना आज है, इसलिए कोटा में ऐसी घटनाएं रोज सुनने को आ रही हैं हमारे सामने। ग्लोबलाइजेशन ऐसा है कि कम से कम आपकी कम्युनिटी में, क्योंकि आपकी कम्युनिटी एक रिच कम्युनिटी है, जनरली आपके बच्चे देश से बाहर यात्रा करेंगे ही करेंगे। ग्लोबल बिजनेस बनाएंगे, कोई ऐसा बिजनेस बनाएंगे जो कई देशों में चलता हो, तो उनको आना जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक ऐसी पीढ़ी जो ग्लोबल विलेज से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, एआई की दुनिया में है, उसके ऊपर जितने खतरे हैं उतने कभी नहीं थे। इसलिए पहली बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि थोड़ा सा मुस्तैद हो जाने की जरूरत हम सबको है। बच्चों पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, तू है ही ऐसा, तू है ही वैसा। सही तरीका ये है कि हम समझे कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। मेरा तरीका ये है कि किसी विषय पर बात करने से पहले एकदम बेसिक बात से हम शुरू करें। कि जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि भाई पेरेंट के तौर पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि मैं कोई खास पेरेंट नहीं हूँ, तो आप मुझे कोई 30 खाना समझें। मैं बहुत सामान्य किस्म का पेरेंट हूँ, तो उतना ही बताऊंगा जो मैंने अनुभव से सीखा है, फेलियर से सीखा है। जिस मामले में मैं अपने बच्चे को नहीं समझा पाया, अब समझ में आया कि हाँ ऐसे होता तो और अच्छा होता, तो मैं उस अनुभव की बात कर सकता हूँ। सबसे पहला सवाल अपने आप से ये पूछना है कि हम अपने बच्चों से चाहते क्या है, पर्पस क्या है हमारा। अगर पर्पस स्पष्ट है तो तरीके सारे मिल जाएंगे, अगर पर्पस स्पष्ट नहीं तो तरीके नहीं मिलेंगे। मैं अपने बच्चे को किस रूप में देखना चाहता हूं, अगर ये क्लैरिटी है तो सारे रास्ते क्लियर है। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं अपने बच्चे की जिंदगी में क्या चाहता हूं। तो मैंने 4-5 एरोज निकाले कि क्या मैं ये चाहता हूं, ये चाहता हूं या ये चाहता हूं। एक चीज मैंने सोची कि मैं अपने बच्चे को सफल होते हुए देखना चाहता हूँ, सक्सेसफुल। टाइम हो गया? ठीक है ठीक है, आप जितना कहेंगे 10 मिनट। आप जितना, ये छुप के बोल रहे 10 मिनट, तो मैंने खुल के बोल दिया। तो मेरे सामने 3-4 चीजें हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो। सब चाहते हैं, आप भी चाहते ही होंगे। सक्सेस का मतलब है खूब पैसा हो, पावर हो, प्रसिद्धि हो, सामाजिक रसूख हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा कायदे का इंसान बने, उसमें एम्पैथी हो, पेरेंट्स से, परिवार से, दोस्तों से, समाज से अच्छा संबंध हो, कमिटमेंट्स पूरी करता हो। फिर मुझे लगा ठीक है कमिटमेंट्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इतना मजबूत हो, स्मार्ट हो कि किसी भी चैलेंज को झेल सकता हो, घबराए नहीं। फिर लगा नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट रहे, स्वस्थ रहे। फिर मुझे लगा कि सब कुछ हो तो कितना अच्छा है, लेकिन तभी समझ में आया कि सब कुछ तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि बच्चों में हो ही जाएगा। तब मैंने अंत में एक चीज लिखी कि एज ए पेरेंट मेरी सबसे पहली और आखिरी इच्छा ये होनी चाहिए कि मेरा बच्चा खुश रहे जीवन में। इससे बड़ी क्या इच्छा हो सकती है? आप कहेंगे कि हाँ सक्सेसफुल हो और खुश रहे, ठीक तो है, पर मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सक्सेसफुल होकर दुखी रहे, और जैसी सक्सेस आप चाह रहे थे वैसी ना मिलने के बाद भी खुश रहे। और अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना हो कि सक्सेसफुल और दुखी, या कम सक्सेसफुल लेकिन खुश, तो एज ए पेरेंट मेरा पहला भाव क्या होना चाहिए? कि वो खुश रहे। क्योंकि मैंने तो ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को देखा है जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं, उनसे बड़ा सफल कौन होगा? मैंने ऐसे बड़े बड़े टाइकून्स को देखा है बिजनेस की दुनिया के जो खुश नहीं है, जिनसे बात करो तो लगभग रोते रहते हैं रात दिन, लेकिन टाइकून्स हैं, बहुत अमीर लोग हैं। तो मैं ऐसा क्यों चाहूं कि मेरा बच्चा ऐसा हो? तो मैंने एक पिरामिड बनाया जो शायद आपके काम का भी हो। मैं एकदम क्लियर हूं, मैं अपने बच्चे से हमेशा ये बात करता हूं
कि भैया मुझे सबसे पहले ये चाहिए कि तुम खुश रहो, बाकी सब सेकेंडरी है, उसके साथ हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मुझे तुम्हारी खुशी से मतलब है, बाकी सब बातें बात की। खुशी कैसे आएगी? खुशी इस बात से आएगी कि मैं उसके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपूं नहीं, समझाऊं, परसुएट करूं। अगर मुझे लगता है कि वो गलत रास्ते में, तो मैं समझाऊं कि बेटा ये रास्ता गलत है, रीजन बताऊं, डिस्क्राइब करूं, उसे सही रास्ते पर लाऊं, समझ जाएगा। क्यों नहीं समझेगा बच्चा? पर मैं अपनी जिद में उसके ऊपर उसका करियर इंपोज करूं, नहीं तुम्हें यही करना होगा, तुम्हें इससे ही शादी करनी होगी, तुम्हें ऐसे ही जीवन जीना होगा। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत सफल हैं और अपने माता पिता से, स्पेशली अपने पिता से नफरत करते हैं। नफरत बहुत भारी शब्द है, लेकिन वो नफरत ही करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती ये विषय दिलवाया, इंजीनियरिंग करवा दी, मेरी इच्छा नहीं थी। मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती आईएएस का एग्जाम दिलवाया, मेरी इच्छा एकदम नहीं थी, मेरी इच्छा सिंगर बनने की थी। क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक था, मैं बन भी गया सिविल सर्वेंट। मैं सिविल सर्वेंट हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं ठीक से, पर मुझे मजा नहीं आता है, मैं रोज दुखी होता हूं। और आज भी मेरे पिताजी मुझे कहते हैं, उसने कहा कि मेरे पिताजी मुझे रोज धमकी देते थे कि अगर ये काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर दो वरना मैं ये कर दूंगा, ये कर दो वरना मैं वो कर दूंगा। और हमारा पूरा परिवार उनके खौफ में जिंदगी जीता रहा। हम सब सफल हैं उनके दबाव की वजह से। पर 3 दिन पहले मेरे पापा ने, फिर ये बात 10 साल पहले की कर रहा हूं मैं, 3 दिन पहले मेरे पापा ने मुझे फोन किया मेरी शादी के लिए। अब मुझे मार पीट के सिविल सर्वेंट बना दिया है, जो मेरा मन नहीं था। आप कह रहे हैं बेटा लड़की फाइनल कर दी है, इससे शादी करनी है, और मैं किसी को जवान दे चुका था। मैंने कहा पापा मेरी किसी से बात हो गई है। बोले बेटा आत्महत्या कर लूंगा। और उसने कहा कि आज मेरे मन में पहली बार आया कि बोलूं कि कर लो। मैं रोज करूं इससे अच्छा आप एक बार कर लो। मैं 15 साल से कर रहा हूं, एक बार आप भी कर ही लो पापा। अगर इतना इंपोज करके आपने सफल बना भी दिया, तो अपने प्रति जो नफरत पैदा कर लेंगे वो ज्यादा भारी पड़ेगी। इसलिए बच्चे की खुशी का मतलब है ऑटोनॉमी, उसकी इच्छा का सम्मान। हाँ जहां वो गलत है समझाइए, परसुएट कीजिए, कन्विंस कीजिए, दबाव नहीं। जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो, और ठीक ठाक से रिश्ते हों, 2-4, एक दो बढ़िया दोस्त हों, परिवार ऐसा हो कि जहां आके उसको मजा आता हो, शाम को घर आते हुए अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा। उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। और इसलिए मेरा तो उसूल ये है कि दबाव डालकर अपने बच्चे से कुछ भी ना करवाना है, ना सोचना है। उसके बाद सारी बातें आती हैं। नंबर 2 पर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक कायदे का इंसान बने, उसमें एम्पैथी हो, माँ बाप के संघर्षों को समझता हो, समाज को समझता हो, परिवार का महत्व समझे। इतना ही नहीं, आप तो जैन समाज से, और मैं भी कई मामलों में मन से बहुत नजदीक हूं। मैं सिर्फ शाकाहारी होने के नाते नहीं, मैं उसी तरह का व्यक्ति हूं जो आपके समाज में ज्यादा होते होंगे। अगर मैं बैठा हूं और कोई मच्छर वहां उड़ रहा है या चींटी गिर गई है, तो मैं उसको उठा के बाहर छोड़ के आता हूं कि मर ना जाए, वो मेरी वजह से ना मरे कम से कम। तो मेरा स्वभाव वैसा है। और मतलब मुझ पर हंसते भी हैं कई लोग, हमारे परिवारों में इस बात पे हंसते हैं, पर उनके हंसने से मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? अगर मैं अपने किसी विचार में पक्का हूं तो हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक एक प्राणी के प्रति लिबरल हो, एम्पैथेटिक हो। और मैंने पाया कि इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है। हमने अपने घर में एक पेट पाला कुछ समय पहले, अभी उसकी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई। और मैंने पाया कि एक पेट के होने मात्र से घर के सब लोग ज्यादा संवेदनशील हो गए, उसके प्रति नहीं, सबके प्रति हो गए। उसको दर्द होता है तो हमें सबका दर्द समझ में आने लगा। इतना फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि आपने उसकी एम्पैथी के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की या नहीं की। और तीसरी बात, क्योंकि समय पूरा हो गया, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नंबर 3 पर एक ही चीज आती है कि आपका बच्चा स्मार्ट हो, दुनिया को हैंडल कर सकता हो। एकदम रीसेंट एग्जाम्पल 4 दिन पहले का है, आखिरी एग्जाम्पल के बाद खत्म करता हूं। एक बच्ची है जिसने मेरा दिल जीत लिया 3 दिन पहले। उत्तर प्रदेश की 10वीं क्लास की बोर्ड की टॉपर है। उसका नाम है प्राची निगम शायद।
उस बच्ची का जो गेटअप है थोड़ा सा अलग है, उसकी थोड़ी सी मूंछ है, हल्की सी दाढ़ी है, जो कि बहुत रेयर बात नहीं है। लड़के और लड़की में उतने अंतर नहीं होते जितने हम सोचते हैं। आजकल हम जब स्टडीज करते हैं जेंडर में, इस बात को समझते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में भी, महिलाओं में भी, पुरुषों में थोड़ा ज्यादा है, महिलाओं में थोड़ा कम है। और यदि किसी महिला में थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा चेहरे पर बाल आ जाते हैं, हार्मोनल थेरेपी करवा लो तो ठीक हो जाता है, इतनी सी बात है। अब उस बच्ची को पढ़ने में बहुत मन लगता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड का टॉपर होना मजाक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड बहुत मुश्किल बोर्ड होता है, उसकी टॉपर है वो। पर उसे चेहरे पर थोड़े से बाल हैं। जब उसने टॉप किया, उसके इंटरव्यूज आए, और हमारे बदतमीज समाज ने, हमारे गंदे समाज ने उस बच्ची की मेहनत की तारीफ जितनी की, उससे ज्यादा उसके लुक्स को ट्रोल किया, गंदे गंदे कमेंट किए। और सोच के देखिए, 10वीं क्लास का बच्चा जिसकी उम्र 15 साल होगी, जो पढ़ने में इतना डूबा हुआ है कि फर्स्ट रैंक लेके आ रहा पूरे स्टेट में, उसकी मेहनत पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि उस लड़की के चेहरे पर बाल कैसे हैं। कैसा भद्दा समाज है हमारा। 2 दिन बाद उसका फिर एक इंटरव्यू आया, और उसने इंटरव्यू में क्या कहा, थोड़ी दुखी आवाज में कहा कि इतनी ट्रोलिंग हुई, मुझे, मेरा मन करता है काश मैं टॉप ना करती। ये हमारे समाज के मुंह पे थप्पड़ है, तेज थप्पड़ है, जो लगना भी चाहिए। लेकिन जो मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं वो इसके बाद की है। उसके 2 दिन बाद फिर उसका एक इंटरव्यू आया, जो मैंने कल देखा, और उसने कहा कि ट्रोलिंग हुई बहुत, लेकिन मुझे खास फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ठीक हूं। इसी बहाने फेमस भी हो गई। और रही बात इसकी, तो ये तो जब चाहूंगी ठीक कर लूंगी, इसमें ऐसी कौन सी बात है। सोशल मीडिया की एंजाइटी हमारे दौर के सबसे बड़े खतरों में से एक है। बच्चे फोटो डालते हैं, लाइक कम आते हैं, एंजाइटी हो जाती है। और ऐसे में किसी बच्चे को लाखों लोग ट्रोल करें और वो कहे कि खास दिक्कत नहीं हुई, तो समझ लीजिए उसके पेरेंट्स ने बहुत कमाल किया होगा कि उनका बच्चा इतना साहसी है, इतने बड़े पैमाने की ट्रोलिंग झेल सकता है। अपने बच्चों को ऐसा बनाने की जरूरत है, और ये हम सबके साथ होना है। कल कोई ना कोई हमारी फोटो आएगी बाहर, मैं तो झेल चुका हूँ कई बार, मैं तो अक्सर झेलता हूँ चीज़ों को, सबको झेलनी है। कोई आपकी फोटो आएगी, 4 गालियां पड़ेंगी, और हम सबकी नेचर क्या है, 10 तारीफ हमको नजर नहीं आती, एक बुराई हो, सारा फोकस वहां चला जाता है। रात दिन परेशान रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, नींद उड़ जाती है। और ऐसे में राष्ट्रीय स्तर की ट्रोलिंग को 10वीं का बच्चा झेल ले, तो मान लीजिए कि ये पेरेंटिंग है जो उनके पेरेंट्स ने की है। तो इतने कम समय में ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन अब क्योंकि है ही नहीं समय तो क्या करें। तो इस बात को मैं यहीं विराम दूंगा। मैं आपके बिजनेस से बात नहीं कर पाया क्योंकि मुझे समय का होश नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूँगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, विल बी टेकिंग अवर Q&A सेशन। तो फिर आप भी अपने कुछ क्वेश्चन तैयार रख सकते हैं जो सर से पूछना चाहें। मैं चाहूँगा जो कुछ सवाल हमने सर आपसे डिस्कस किए थे नहीं, आपसे क्या पूछें, आप क्या कवर कर देंगे और क्या छोड़ देंगे ये मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कहा मैं अपनी पूरी तैयारी करके आऊँ, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और टीचर सामने बैठा है। तो सर जो हमारी बात हुई थी, अभी आपने कहा जैनिज्म में अहिंसा परमो धर्म, हम किसी जानवर, किसी आदमी को चोट ना लगे उसके बारे में तो बहुत बात करते हैं, बट आपसे जब डिस्कशन होता है हम मानसिक हिंसा के बारे में बात नहीं करते। जो दिमाग के अंदर हमारी हिंसा, हम किसी को हिंसा पहुंचाते हैं और कोई हमें हिंसा पहुंचा रहा है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि जो गहरे कंसेप्ट्स हैं उनको समाज के लोग आसान करके समझते हैं। अहिंसा एक बहुत गहरा विचार है। महात्मा गांधी ने भी खुल के ये बात कही कि मैंने अहिंसा का विचार जैन दर्शन से लिया, महावीर जी से लिया। अहिंसा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी जानवर को नहीं मार रहे, आप नॉनवेज नहीं खा रहे, वो तो बहुत छोटी सी बात है, अहिंसा के समूह का छोटा सा हिस्सा है। अहिंसा की बात जब गहराई में होती है तो 3 तरह की बात होती है, एक मानसिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और कायिक अहिंसा।
कायिक अहिंसा का मतलब है कि मैं अपने शरीर से, अपने हाथ से, पैर से किसी को चोट ना पहुंचाऊं, जो कि हम सब समझते हैं। वाचिक हिंसा का मतलब होता है, या वाचिक अहिंसा का मतलब होता है कि मैं अपनी वाणी से किसी को परेशान ना करूं। तो यदि मैं किसी को गाली दे रहा हूं तो वाचिक हिंसा है, सीधी सी बात है। दोस्तों के बीच में आपस में गालियां दे रहे हैं वो ठीक है, वो तो मनोरंजन की बात हो गई। लेकिन आप किसी को परेशान करने के लिए गाली दे रहे हैं, या किसी व्यक्ति का एक पैर ठीक नहीं है, आपने उसको लंगड़ा कहा, एक तो वो बेचारा पहले परेशान है, आपने उसको लंगड़ा कह के उसका पूरा दिन खराब कर दिया, उसको इतना बेचैन कर दिया, ये वाचिक हिंसा है। इससे तो अच्छा होता कि आप एक थप्पड़ मार लेते हो उसको, तो पूरा दिन तो खराब नहीं होता। पूरा दिन खराब किया, उसको एंग्जाइटी में डाल दिया, ये वाचिक हिंसा है। और उससे अगले स्तर की है मानसिक हिंसा। अगर आप अपने मन में किसी को दबाव डालते हैं या सोचते हैं कि मैं इसके साथ ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, मसलन आपका बच्चा चाहता है कि मैं एक्स विषय पढ़ूं, और आपने कहीं से सीखा हुआ है कि ना, इंजीनियर तो बना के ही मानूंगा तुझे मैं। आपने पहले मानसिक हिंसा की कि तुझे मेरे हिसाब से जीना है, ना कि अपने हिसाब से जीना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये मानसिक हिंसा। मैं जानता हूं इस बात से आप में से कईयों को दिक्कत हो रही होगी, पर मैं तो सच ही बोलूंगा। अगर आपने मन में ठान लिया है कि कोई मेरे हिसाब से ही जिएगा, ये मानसिक हिंसा है। अगर आपने वाणी में ये बात कहनी शुरू कर दी है और नहीं मानता तो डांट रहे हैं उसको, ये वाचिक हिंसा है। जब इन सब से काम नहीं चलता फिर मार पिटाई शुरू होती है, उसके बाद वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन उसके पहले कितने स्तरों की हिंसाएं तो हो चुकी हैं। इसलिए कायदे का इंसान मेरी नज़र में वो है जो बहुत डेमोक्रेटिक हो, अपनी इच्छाएं न थोपता हो, दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करे, तो आप कायदे में अहिंसक हैं। वरना आप दो स्तरों पे हिंसक हैं, केवल बाहरी स्तर पे अहिंसा करके खुशफहमी के शिकार हैं। सर ये जो बात है कि हम अपने बच्चों की जो भी वो करना चाहते हैं, बट आज जो माँ बाप होते हैं वो संघर्षों से निकल के आए होते हैं, और जैन कम्युनिटी में स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने आज अपना बिजनेस बनाया, वो उन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है। मेरे हिसाब से बस वो अपने बच्चे को शायद गरीब नहीं देखना चाहते, वो एक चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल बन जाए, उसका नाम हो जाए समाज में, इसलिए उसको एक तरफ पुश भी करते हैं। तो क्या वो उसको हिंसा ना करते हुए उस तरफ कैसे पुश किया जाए? देखिए, जैन समाज में ये चिंता कि बच्चे गरीब ना हो जाएं, ये तो लाजमी चिंता है नहीं। जितना मैं समझता हूँ आपके समाज को, क्योंकि पूरे देश में कुल मिला के 44 से 46 लाख आबादी है। 44 लाख 2011 में थी, मैं अनुमान कर रहा हूँ कि 24 में वो 47 लाख के आसपास मैक्सिमम होगी, क्योंकि जैन समाज की ग्रोथ रेट भी सबसे कम है, 5% के आसपास डेकेडल ग्रोथ रेट है। तो 15 साल में 7% मान लीजिए, इससे हमारे 3 लाख और बढ़ गए होंगे, 47 लाख के आसपास होंगे लगभग। इतनी ही आबादी है, और ये भारत की नहीं, दुनिया भर की बता रहा हूँ मैं। भारत तो है ही। और इतनी आबादी के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं कि 10-20 करोड़ लोग भी पल जाएंगे आराम से, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गरीब ना हो, तो आप ऐसा तनाव मत लीजिए। मैं ये बात मैं और ये बात मैं 2 वजहों से कह रहा हूँ। मैंने आज तक जैन और सिख समाज में गरीब लोग नहीं देखे। मतलब ये देखा है कि कुछ लोग मध्य वर्ग में हैं, निम्न मध्य वर्ग में हैं, लेकिन कोई भीख मांगता हुआ जैन दिखेगा या सिख दिखेगा, ऐसा दुनिया में नहीं दिखता है। और ये बड़ी बात है। यहूदियों के साथ भी ऐसी बात है, नहीं दिखते हैं, तो ये बात है उनके बारे में। दूसरी बात और भी अच्छी है, बाकी समाजों में ये हो सकता है कि बाप ने खूब पैसा कमाया, माँ ने खूब पैसा कमाया, और बाद में बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। आपके समाज में ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैन समाज में उद्यम का मामला है, और उद्यमियों को अच्छे से पता होता है कि पैसे की सेफ्टी कैसे करनी है। तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स और वो सब करके रखते हैं कि बच्चा कितना भी नालायक हो, सड़क पे आना ही पड़े तो वो आएगा, हम तो नहीं आएंगे। अगर कभी हमारे परिवारों में ऐसा हो सकता है कि भाई माँ बाप ने नौकरी की, हम तो नौकरी वाले परिवारों से हैं, हमारे पूरे खानदान में मैं लगभग अकेला हूं जो उद्यमी है, बाकी सब नौकरी करने वाले लोग हैं। मैंने भी शुरू में नौकरी की थी। तो क्या होता है कि जिंदगी भर कमाते हैं, फिर एक घर बनता है, फिर बच्चा कहता है कि पेंशन के पैसे मुझे अपना उद्यम करना है या कुछ करना है। पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं कि बच्चा ही तो है, उसको पैसे दे देते हैं।
फिर 2-4-5 साल बाद नीयत बदल सकती है बच्चों की, फिर एक दिन घर से बाहर फिकवा देंगे पेरेंट्स को, ऐसा हो सकता है, जैसे हमने कुछ घटनाएं देखी। अब ये पेरेंट्स मूर्ख पेरेंट्स हैं, इन्होंने जिंदगी भर मेहनत करके घर बनाया, बच्चे को दे दिया, पेंशन के पैसे बच्चे को दे दिए, जो सेविंग्स थी बच्चे को दे दी। हर बच्चा उतना लायक थोड़ा ना, इतना संवेदनशील थोड़ा ना है। समझदार पेरेंट्स ऐसी भूल कभी नहीं करते हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि आपके नहीं होता होगा। लेकिन तीसरी बात जो आपका सवाल था वो ये कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें, नाम कमाए, तो कैसे पुश करें उनको। पुश करना कोई बुरी बात नहीं है। 18 साल तक के बच्चे को तो पुश करना लीगली भी ठीक है, और मॉरली तो जिंदगी भर आपका बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, सीधी सी बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इम्पोज करने की बजाय अगर आप समझाएंगे तो वो आपका सम्मान भी करेगा, बुढ़ापे में साथ भी देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी इच्छाओं का सम्मान किया गया था, तो वो आपकी इच्छाओं का सम्मान करेगा। आजकल कई देशों में क्या होता है, पनिशमेंट्स नहीं है। जैसे हमारे देश में तो मार पिटाई हो जाती है, स्कूलों में अब कम हो गई है। हमारी पीढ़ी आखिर ये जो खूब पिटी स्कूल में, आप भी शायद पिटाई होंगे ना। हाँ, अब आपके बच्चे नहीं पिट रहे होंगे, क्योंकि आजकल दिल्ली में और बड़े शहरों में ये कंसेप्ट आ गया है कि स्कूलों में पिटाई नहीं करनी है। हाँ, माँ बाप भी नहीं चाहते कि बच्चे पिटे, और वैसे भी स्कूलों में भी ये विचार आजकल प्रबल है। अच्छा, टीचर से आप पूछे, टीचर्स बोलते हैं कि बच्चे बिना पिटे मानते ही नहीं है। सच बात क्या है, बच्चों को पनिशमेंट देना जरूरी है, लेकिन पनिशमेंट के 1000 तरीके हैं। मैं पिछले साल अमेरिका में 2 यूनिवर्सिटीज में मुझे बुलाया गया था बोलने के लिए, मिशिगन और येल में, तो वहां गया, तो वहां के कुछ पेरेंट्स से मिलना हुआ। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा, जैसे हमारा बच्चा बहुत छांटा हो तो हम एक तो लगा देते हैं कभी कभी उसको, आप कैसे हैंडल करते हैं? बच्चे तो वहां भी ऐसे ही होते हैं। उन्होंने क्या किया है कि सॉफ्ट पनिशमेंट्स निकाल ली हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा, उसको लिखने से बड़ी दिक्कत है, तो पनिशमेंट ये है कि वो 10 पेज लिखेगा, कोई मार पिटाई नहीं होगी, 10 पेज लिखने हैं उसको। कोई बच्चा बहुत बातूनी है, बहुत बात कर रहा, नहीं मान रहा, उसकी पनिशमेंट क्या है? अगले 4 घंटे तक वो अकेला बैठेगा, किसी से बात नहीं करेगा। उसके लिए वही इतनी बड़ी पनिशमेंट हो जाती है कि 4 घंटे चुप बैठना है। तो उसके बाद फिर वो कंट्रोल में आता है। 10 पेज लिखने हैं तो कंट्रोल में आता है, और उस पनिशमेंट से क्या हुआ? फायदा हो गया, लिखना भी सीख गया। तो जो मैं कह रहा हूं, बच्चों को पुश करना ठीक है, मोटिवेट करना ठीक है, परसुएट करना ठीक है, समझाना ठीक है। कोई बच्चा कहे कि मैं तो पापा राइटर बनना चाहता हूँ, सीए नहीं बनना चाहता, समझाइए उसको। और बच्चे बड़े समझदार होते हैं, उनको बस दोनों पक्ष समझाने होते हैं। आप 4 अच्छे सीए से मिलवा दीजिए, 4 अच्छे राइटर से मिलवा दीजिए, और जब उनसे मिल के सारी बातें समझेंगे तो उनको खुद समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही बात। और मैंने देखा है कि 90% से ऊपर मामलों में ठीक परसुएशन मिल जाए, ठीक से समझा दिया जाए, तो बच्चे समझ जाते हैं, और फिर वो उनको सेंस ऑफ ऑनरशिप होती है कि ये फैसला मैंने पूरे होशो हवास में खुद लिया था, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। फेल भी हुआ तो जिम्मेदारी मेरी है, न कि मेरे माँ बाप की है। ये सेंस ऑफ ओनरशिप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सर, सेंस ऑफ ओनरशिप जो आज बात करते हैं, आज के पेरेंट्स, हमारी जनरेशन तो ऐसे रही है कि ऊपर भी पिटी है और अब नीचे भी पिट रही है। तो लेकिन जो आज के पेरेंट्स हैं, पहले का तरीका था कि अब बच्चे को हमेशा कड़ाई में रखो, बट आज के पेरेंट्स का ये हो गया कि जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। और बच्चों को सब कुछ मिलता है जो उनके विकास के लिए ज़रूरी है, बट इतना कुछ मिल जाता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एक उस पे उनको उस चीज़ का नहीं मिलता कि मेरे को ये सब कुछ मिल रहा है, और वो फोकस कैसे बच्चों के लिए। क्योंकि एक कवि है जिसने, मैं उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पे बोलना चाहूँगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो बच्चों को कि सब कुछ मिल रहा